आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में आज एक बार फिर लफ्जों की कशमकश ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बयानात का सिलसिला तेज है। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में तब्दीली की पेशगोई कर रहे हैं तो राना सनाउल्लाह भी जवाब में कहते हैं कि उल्टी गिनती करने वालों की अपनी गिनती दुरुस्त हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान से उठने वाली आवाज़ें अब वफाकी सियासत तक पहुंच चुकी हैं और हर बयान के साथ सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ता दिखाई देता है। लेकिन सियासत के शोर से आगे बढ़े तो असल कहानी अवाम की है। निज़ाम हुकूमत, फैसला साजी और मुआशी पॉलिसियों पर सवालात अपनी जगह मौजूद है। बड़े फैसलों की बात होती है, इजलास मुनाकिद होते हैं, मुशावरत का सिलसिला चलता है, मगर अवाम आज भी ये जानना चाहते हैं कि अमली तब्दीली आखिर कब और कैसे आएगी। एक तजिए में तो यहाँ तक कहा गया कि मुल्क में सियासत भी पूरी तरह रवा नहीं और मईशत भी मतलूबा रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही। इसके बावजूद मौजूदा बंदोबस्त के बरकरार रहने के इम्कानात मजबूत हैं। दूसरी तरफ सड़कों पर एहतजाज का सिलसिला भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने आज से गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें, टैक्सीज, टोल टैक्स, जुर्माना और दीगर मुतालिबात ने ट्रांसपोर्टर्स को पहिए रोकने पर मजबूर कर दिया है। अगर माल बरदार गाड़ियों की रवानी रुकती है तो इसके असरात सिर्फ ट्रांसपोर्ट महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि मार्केट, सन्नत और रोजमर्रा जरूरत की अशिया की तरसील में भी मुतासिर होते नजर आएंगे। उधर महंगाई का दबाव भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। हफ्तावार शरह में इजाफा हुआ, मुतअद्दिद अशिया ज़रूरियात महंगी हुई और बिजली सार्फिन के लिए भी एक नया बोझ सामने आ गया। नेपरा ने बिजली फी यूनिट 75 पैसे महंगी कर दी है। ऐसे में सवाल तो यह है कि पहले ही महदूद आमदन में घर चलाने वाला शहरी मजीद इजाफी खर्चात कहां से पूरे करेगा। ताहम इसी पूरे मंजरनामे में एक मुस्बत पेशरफ्त भी सामने आई है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का में मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदे के मुताबिक तीनों में से किसी एक मुल्क पर मुसल्लह हमला, तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। ये ताउन तीन अहम ममालिक को दिफा, सलामती और बाहमी ताउन के एक नए दायरे में जोड़ता है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, सऊदी अरब की मौशी और जोग्राफियाई अहमियत और तुर्की की अस्करी ताकत। अगर ये शराकत दारी मुसलसल आगे बढ़ती है तो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए इसके दूरस असरात सामने आ सकते हैं। लेकिन अब असल सवाल तो ये हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासी कशमकश आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी? क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात सियासी सफबंदी का नया रुख मुतय्यन करेंगे? और क्या हुकूमत एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के मुतालिबात हल की? बढ़ती कीमतों और बिजली के इजाफी बोझ से आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल लिए चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स की जानिब। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें हमारा साथ देंगे तारिक सुमेर साहब, असगर चौधरी साहब और मलिक नजीम। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान। इस वक्त तारिक सुमेर साहब, प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में एक इंतखाबी जलसे से खिताब में हम कल देख रहे थे कि जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने एक मरतबा फिर सख्त तनकीद का निशाना जो है PMLN को बनाया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हुकूमत की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि भाई हमारी नहीं, तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इत्तेहादी भी हैं, हुकूमत भी बना रखी है और हुकूमत को चला भी रहे हैं, फिर समझ नहीं आ रही इतने इल्ज़ामात क्यों हैं? शुक्रिया काशा। बिलावल भुट्टो जरदारी गुस्से में है और गुस्से की वजह भी समझ आती है, क्योंकि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वो कारकर्दगी आज़ाद कश्मीर में नहीं दिखा सकी जिसकी वो तवक्को किए बैठे थे या वो समझे बैठे थे जिस तरह GB में हुआ उसी तरह हो जाएगा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू होगी, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग हमें लड़ाना चाहते हैं भाई, कुछ लोग क्या राना सनाउल्लाह आपको लड़ाना चाहते हैं, अमीर मुकाम लड़ाना चाहते हैं आपको वज़ीर-ए-आज़म के साथ। आप कह रहे हैं वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होगी, साथ ही आप वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ करते हैं, तो आप खुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं बिलावल साहब। आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर कर लें, ठीक है जी। आपने इलेक्शन जब पीपल्स नून लीग ने आपको तजवीज़ दी थी, जब अनवारुल हक को ओहदे से हटाया जा रहा था कि हम फ़ौरन इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो आपने चौधरी यासीन की बजाय एक नौजवान फैसल राठौर को प्राइम मिनिस्टर बनवाया। हालांकि पीपल्स पार्टी के अंदर ये राय थी कि चौधरी यासीन जैसा सीनियर शख्स उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अगर आप उस वक्त इलेक्शन में चले जाते तो इतनी सूरत हाल ख़राब ना होती। नज़र किसी और चीज़ पे थी शायद कि इलेक्शन ना कराए जाएँ उस वक्त। अब आप कह रहे हैं आपकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर, सदर भी आपका हार गया इलेक्शन। लतीफ़ अकबर साहब बड़े अच्छे मार्जिन से 10-12 हज़ार के वोट के साथ से आ रहे हैं। वहाँ भी साकिब मजीद कोई है नून लीग से, वो जीते हैं। और जो कल जलसा मैंने देखा हवेली में मुस्लिम लीग नून का, वहाँ कोई नवाज़ शरीफ साहब नहीं गए कल, मरियम नवाज़ नहीं गई, कोई और बड़ा लीडर उनका नहीं गया। वहाँ कौन थे? राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम।
और हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग थे जो विजुअल शेयर हुए हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में। और वहाँ क्या नारा लगा? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कश्मीर और पाकिस्तान की बात की गई। तो क्या ये वही नारे लगे हैं जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद अली गिलानी लगाया करते थे? ये वही है जी। आप देखें, मैंने ये रात एक वीडियो देखी, श्रीनगर के एक चौक में चंद एक इंडियन एजेंसियों ने इकट्ठे करके लोगों को मुजाहरा कराया और रावला कोर्ट के वाक़यात के तनाज़र में कोई बातें की। यानी कि आप देखें कि उनके हक़ में वहाँ से आवाज़ उठाई जा रही है। जो राह है खुफिया एजेंसी इंडिया की, वो सारा ये खेल खेल रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को चाहिए इतना आगे ना बढ़ें। मैं अंदर की खबर देता चलूँ, जी। जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है वो चाहती है अब मट्टी डले और मामलात को ज़्यादा बिगाड़ा ना जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ये राय दे रही है। तो अपने चेयरमैन को भी समझाएं ना। नहीं, वो ये राय दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नून लीग का हो तो सदर का ओहदा जो है पीपल्स पार्टी को दिया जाए, ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर मिल के हालात को बेहतर बनाएं। तो वो तो कह रहे हैं कि हमें इनका साथ चाहिए ही नहीं, हम तो अपने अलग से बनाएंगे। नहीं, वो मेजॉरिटी तो नून लीग के पास आ गई है, लेकिन कोई एग्रीमेंट होता है जैसे जीबी में है कि वो हुआ, तो उसमें हो सकता है कि मुमकिन हो जाए। सर, आपका मैं पॉइंट आखिरी बात करता चलूँ। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट हैं, मैं थोड़ा सा उनका हवाला, शाह गुलाम कादर साहब हैं, तारिक फारूक साहब हैं, मुश्ताक मिनाज साहब हैं, कर्नल वकार अनवर साहब हैं, कर्नल रिटायर्ड, ये सीनियर वज़ीर थे अनवारुल हक की काबीना में। तो इनके हवाले से और आपको कोई अंदाज़ा नहीं कि कोई सरप्राइज़ भी मियां नवाज शरीफ दे सकते हैं नामों के हवाले से। तो नजीब नकी का भी नाम आता था, लेकिन वहाँ शायद इलेक्शन अभी नहीं हो रहे, उस हल्के में अभी इलेक्शन नहीं हो रहे। तो नजीब नकी का नाम भी आता था, वो उनके रिश्तेदार भी हैं, जो अपना गुजरांवाला से नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। तो इसमें शाह गुलाम कादर के हक़ में भी राय आ रही है, तारिक फारूक के, मुश्ताक मिनाज का भी 10 को फैसला होना है कि वो MLA बनते हैं नहीं बनते हैं, वहाँ भी बड़ा सख्त मुकाबला है। तो ये हमारा टॉपिक है इस वक्त जो है, हम इसी पे रहना चाह रहे हैं। ये जो एक बहस तकरार का सिलसिला जो है वो जारी है इन दोनों जमातों के दरमियान। असगर चौधरी साहब, PMLN कह रही है कि भाई हम भारी अक्सरियत से वहाँ से जीत चुके हैं, अगर तीसरा मरहला नहीं भी होता तो हम जीते हुए हैं, सो हालात हमारे लिए स्टेबल हैं, तो फिर वो उनको क्यों सहारा लेना पड़ेगा पीपल्स पार्टी का, जिस तरीके से तारिक जुबैर साहब कह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आकाशा, बात तो ठीक कर रही है मुस्लिम लीग नून कि वहाँ पर उन्हें 23 की लोगों की ज़रूरत है हुकूमत बनाने के लिए, और उनके पास ऑलरेडी 24 लोग तो हो चुके हैं। उन्हें ज़रूरत नहीं है इस बैसाखी की। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये कहा था कि मुझे ये लड़ाई नहीं लग रही है, ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, ये बस अपना वो स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं सियासी तौर पर। जिस तरह GB में मकबूलियत थी, ये एक बड़ा अहम इशारा मैं आपको दे रहा हूँ पीपल्स पार्टी की। तो बीबी आसफा जो है वो GB में गई हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग से उन्होंने वहाँ पर ख़िताब किया है। अगर इतनी मकबूलियत पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के अंदर थी तो आसफा भी क्यों नहीं की? क्यों किसी गैदरिंग से उन्होंने ख़िताब नहीं किया? नूरा कुश्ती है ये सारी, और मामलात सेटल हो जाएंगे। और फिर देखें ना, अगर इनके दरमियान कोई तनाव बढ़ता है, माहिदा टूटता है, तो फिर प्रेसिडेंटशिप से भी हाथ धोने पड़ेंगे, चेयरमैनशिप से भी हाथ धोने पड़ेंगे, 2 गवर्नरशिप से पास माशाल्लाह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी हाथ धोने पड़ेंगे पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी तो मेरे ख्याल में उसकी कोशिश होगी कि ये जो ओहदे हैं हमारे पास, आइनी ओहदे, ये हमसे ना जाए और ये मामलात फिर सेटल हो जाएंगे। बिलावल साहब का थोड़ा सा गुस्सा है, कुछ गुस्सा कहीं और से भी हमें नज़र आ रहा है उनका। लेकिन एक चीज़ आकाशा में इसी से थोड़ा सा लिंक करना चाहता हूँ, और ये मेरे दिल की आवाज़ है। तारिक साहब ने बात की कल एक जलसे की, उन्होंने एक जमात का नाम लिया मुस्लिम लीग नून का। आप यकीन करें आकाशा कि कल जब से वो फुटेजेस मेरे सामने आई हैं, हमने उन्हें मॉनिटर किया है ना, तो बहुत इत्मीनान हुआ है। वो श्रीनगर चौक में जब सैयद अली गिलानी ये नारे लगवाते थे, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, वो नारा एक बड़े क्राउड ने कल हवेली में लगाया। और ये पूंछ डिवीजन है, ज़रा ये भी याद रखिए,
जहाँ के बारे में ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो किसके एजेंडे के ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। लेकिन हम जैसे पाकिस्तानी जो थे ना, जिनका दिल बहुत ज़्यादा दुखता था उन नारों से या वो उन बातों से जो उस पंडाल से उठाई जाती थी, जी। तो उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया ना, वो हवेली के लोगों ने दिया है कल। और क्राउड में, आपको याद होगा मैंने पेशावर जलसे के बारे में भी कहा था कि हम क्राउड को नहीं देखते, जी। लेकिन तहद नगाह हमें वहाँ पर इंसानी सारी नज़र आ रहे थे। और फिर जिस जज्बे के साथ वो नारे लग रहे थे, वही जज्बा हमें याद ला रहा था जो श्रीनगर में जो नारे लगे थे और सैयद अली गिलानी ने नारे लगाए थे। जी। देखें, ये नारे लगने से और क्राउड के आने से जो सफ़े मातम बिछा हुआ है ना, वो हमें नज़र आ रहा है भारत के अंदर। और तारिक उस्मैर साहब एक हवाला दे चुके हैं कल चंद लोगों का। जी। हमारे पास, हमारे अदारों के पास तो बहुत कुछ मुआद ऑलरेडी आ चुका है ना, कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कौन इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, इस सारे मामले को उछाल कौन रहा है, वो फेक सोशल मीडिया जो टूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे और मियां नवाज शरीफ साहब, इसी तरह जमात इस्लामी है, JUI या मौलाना फजल रहमान साहब है, इन लीडरशिप को जाना चाहिए कश्मीर के अंदर। आज़ाद, ये एक बेहतरीन मौका था आपके पास, इलेक्शन का मौका था, आप जाएं वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर जाना चाहिए। एक बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर। नहीं, जब बायकॉट किया तो फिर मतलब क्यों आप कह रहे जाना चाहिए था? देखिए, इस वक्त ज़रूरत है, इस वक्त हमें यकजहती की ज़रूरत है। मतलब ग्राउंड पे रियलिटी देखने की जरूरत है कि आए आल दो के वहाँ उनकी मकबूलियत है भी या नहीं। जी बिल्कुल, आपको ग्राउंड के ऊपर आप जाएंगे, जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे, सिर्फ दूर दूर से कहने का फायदा नहीं है कि हम मकबूल तरीन जमात है पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मलिक नजीब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि PMLN जो है वो कश्मीर में हुकूमत बनाने की बातें कर रही है और कह रही है कि भाई अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं रही, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक अपनी फतह के लिए पुरुमीद है। मतलब कोई तीसरा मरला जो है, कोई बहुत ज़्यादा वोट मिल जाने इनको पीपल्स पार्टी को, कि इतनी पुरुमीद अभी भी नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो आपने बात की है उस हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ये कह चुके हैं कि अभी इलेक्शन बाकी है जी। तो इलेक्शन जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता, नताइज मुकम्मल नहीं आ जाते, तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होता है। तो अभी आप इंतज़ार करें, इलेक्शन होने हैं, उसके बाद जो नताइज आने हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, तो हो सकता है जरदारी साहब कोई गेम चला ही लें, कोई हिस्सा कश्मीर में वो ले लें। तो ये अभी फ़िलहाल को आप नहीं कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी पूरी तरह से या मुकम्मल तौर पर हार चुकी है, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी सीटें तो ली हैं, लेकिन अभी जो इलेक्शन बाकी है उसमें देखें कि पीपल्स पार्टी किस जगह पर स्टैंड करेगी। और दूसरी बात ये है कि जो इनके आपस की गोलाबारी चल रही है लफ्ज़ों की, तो ये जब भी इलेक्शन होता है उससे कबल जो बातें होती हैं वो एक सियासी स्टंट होता है। आपने ये भी सुना होगा कि मैं सड़कों पर घसीटने की बातें भी की गई, पेट फाड़ कर पैसे निकालने की बातें भी की गई। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ सियासी बातें होती हैं। आपने अपने जो चाहने वाले होते हैं, वोटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनको बताना होता है कि हमने इलेक्शन मुहिम शुरू की हुई है और इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पास ये बयानिया है। हम किसी जमात के अगेंस्ट आपने अपना बयानिया बनाना होता है। ज़ाहिर है आपके मुखालिफ दूसरी जमात है, उस दूसरी जमात के ख़िलाफ़ आपने बातें करनी है, तभी आपका वोटर और सपोर्टर जो है वो आपसे मुतमईन होगा। बाकी अगर आप बात करें कारकर्दगी की, तो सिंध में पीपल्स पार्टी की इतने अरसे से एक हुकूमत है
और बिला शिरकत गैर हुकूमत है। लेकिन सिंध के लोगों के हाल आज भी आप देख लें उनके किस तरह के हालात हैं। हाँ, अब इस अमर की ज़रूरत ये थी कि कश्मीर के अंदर जो इस वक्त हालात बने हुए थे वहाँ पर इन तमाम जमातों को यकजान होकर कश्मीरियों के पास जाना चाहिए था और कश्मीर के जो मसाइल हैं उन पर तमाम जमातों को तवज्जो देनी चाहिए थी और उन मसाइल को हल करना चाहिए था। आपस की लड़ाई आप इलेक्शन के बाद भी लड़ लेते हैं। ये मसाइल जो कश्मीर में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उन हालात को आप काबू में लाते, उनका मसाइल का हल करते, उसके बाद आप अपनी लड़ाई सियासी जो जंग लड़ रहे हैं वो लड़ते, इसमें कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक तरफ तो कश्मीर के हालात इस तरह हैं, दूसरी तरफ आप दोनों जमातें जो हैं वो इस तरह के बयानियाँ बनाकर आपस की जो जंग है वो जारी रखे हुए हैं। तो इससे कश्मीर के लिए या कश्मीरियों को क्या फ़ायदा होना है? कश्मीरियों का फ़ायदा उसी में है कि आप पहले कश्मीर के जो मसाइल हैं आप उनको हल करें। और दूसरी बात यह है कि आकाशा देखें, क्या कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी अगर हुकूमत नून लीग की बनती है या पीपल्स पार्टी की बनती है? आपके पास एजेंडा क्या है? आपने आकर हुकूमत में आपने करना क्या है? आपने अवाम को एजेंडा ही तो कोई नहीं है। आपने अवाम को देना क्या है? असल बात यही है कि आपके पास एजेंडा नहीं है। नहीं, पर राना सनाउल्लाह सब कह रहे थे ना कि जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर में आई है तो फिर दुनिया ने देखा है कि कितनी तरक्की जो है वो वहाँ पर हुई है। अली इमरान साहब सारी नहरें निकली। बिल्कुल, ये तो हमने पंजाब में देखा हुआ है, कश्मीर में देखने की तारिक ज़ुमैर साहब ऐसी कौन सी दूध की नहरें सर वहाँ से निकली जब वहाँ पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई या कहीं पर भी है? आप आज़ाद कश्मीर के मामलात को इस तनाज़र में देखें कि मुस्लिम लीग नून को वहाँ क़याम कब आया? 2015 में। इससे पहले हमेशा यार 2015 बात सुन लेना, आपको तारीख का नहीं पता आज़ाद कश्मीर की। सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसकी थी? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते थे। मैं अगला फिक्र बता रहा हूँ ना, हमेशा मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया था। लेकिन जब 2014-15 में ये जमात बनाई गई थी तो एक हुकूमत इनकी गुजरी, राजा फारूक उसके प्राइम मिनिस्टर थे। वहाँ इन्होंने खासा काम किया। फिर उन्होंने लेजिस्लेशन में खुद मुख्तारी के हवाले से कुछ इख्तियारात जो कश्मीर कौंसिल के यहाँ एक जॉइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पे काबू आ गया था। मतलब उन्होंने काफ़ी इस्लाहात की। असल खराबी आई है 2021 के बाद जो निज़ाम आया, 4 प्राइम मिनिस्टर बदले, वहाँ जो कुछ खेल खेला गया, गंडापुर ने खेल खेला, सरदार तनवीर इलियास ने खेला, फिर अनवारुल हक आए, फिर उन्होंने जो कुछ किया तो फिर हालात खराब हुए। वहाँ के जो अवाम है उस वजह से इन 4 सालों की वजह से आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उन अवाम को रिलीफ किसने दिया? मियां शहबाज शरीफ साहब ने 3 रुपए वो प्राइस की आटे की सब्सिडी दी। चले मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना, जो वहाँ के अवाम हैं, कश्मीरी अवाम जो है, चले अच्छा हो गया कि वहाँ पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट आएगी, सो इस वजह से वहाँ के लोग जो है मजीद मुस्तफीद हो सकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे, चले आगे जान लेते ना। अली इमरान साहब बहुत शुक्रिया सर, आप भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर कश्मीर से थोड़ा सा आपको दोबारा यहीं पर ले आते हैं कि कुछ जो बयानात दिए जा रहे हैं आजकल, ये जो 2 पार्टीज हैं एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। सिस्टम जो है वो भी नाकाम हो चुका है, उसके साथ साथ मईशत जो है वो भी नहीं चल रही और ना सियासत चल रही है। फिर भी इस जमात को 5 साल जो है वो पूरे कर रहे हैं, क्यों? और ऐसे में देखा आपने कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो सही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, हैरान हूँ इनके बयानात पढ़ के, रोज़ मुझे हैरत भी होती है कि अल्लाह ताला ने कैसे बंदरों के हाथ में माचिसें दे दी हैं। और जिस तरीके से ये बिलावल भुट्टो हैं, ये जो बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह ये बात कर रहे हैं, मैं बड़ा परेशान और हैरान भी हूँ। एक तरफ से वो कहते हैं कि जो वज़ीर आज़म हैं वो ठीक काम कर रहे हैं और जो बाकी जो टीम है सारी उनकी वो ठीक नहीं है, उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो वज़ीर आज़म तो घर का सबसे बड़ा शख्स होता है। अब आकाशा जरा बिलावल भुट्टो के बयान की तरफ दोबारा आ जाते हैं। आज मैंने देखा कि वो कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं, अचानक उनको कश्मीर का दर्द जाग गया। जब आज से 4 महीने पहले, जब फरवरी के अंदर जब ये मामलात शुरू हुए थे कश्मीर वाले, तो मेरे ख्याल से वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और फैसल मुमताज राठौर जो थे वो इनके वज़ीर आज़म थे जी। अगर ये अपनी दानिशमंदी के साथ और पॉलिटिकली चीज़ों को उन अवाम के साथ ये खुद मुकालमा करने के बाद उनकी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते, अगर ठीक ना होती तो उनसे ये वादा किया जा सकता था कि आने वाली असम्बली में जब हम आएंगे तो ये जो आपकी बाकी रिमेनिंग चीज़ें हैं, 38 उनका मुतालबात में से तो 37 तो आपने मान लिए। एक उनका जो मुतालबा था
महाजरों की सीटों वाला, उस पर हम असेंबली जब आ जाएगी तो उसके बाद आपसे बात कर लेंगे। अगर ये थोड़ा दानिशमंदी का मुजाहरा करते तो आज जितना इन सारी जानों का ज़िया रावलाकोट कश्मीर के अंदर हो रहा है, या सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह वहां पर जाकर फंस गई हैं, तो वो इस सिचुएशन में ना होती। और मैं ये समझता हूं कि आज अफवाज पाकिस्तान और जो रियासती अदारे वहां पर जाकर इस वक्त अपने कश्मीरी भाइयों के सामने खड़े हैं, वो किसकी वजह से खड़े हैं? वो बिलावल भुट्टो और ये जो मुस्लिम लीग नून है, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज वहां पर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को जाना पड़ा। इसलिए कि अगर ये मामला सियासी तौर पर हल कर ले तो अफवाज पाकिस्तान और बाकी जो इदारे वहां पर जाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को ठीक कर लें, वो आज इन्वॉल्व ना होते, बल्कि इनकी जो अगर कॉम्पिटेंसी होती तो वो चीजें ठीक हो जाती। लेकिन आज आप गलतियां अपनी, लेकिन उन गलतियों की वजह से आज रियासती जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उन पर बेजा तनकीद हो रही है, वो सोशल मीडिया हो या दूसरी चीजें हो। हालांकि वो वहां पर बैठकर चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान की शाहराग है और कश्मीरी हमारे भाई हैं। अब जब ये कहते हैं कि ये टिकटॉक उल्टी गिनती शुरू होगी, अरे भाई उल्टी गिनती किसकी शुरू हुई? आज आपके दिल में ये दर्द जाग गया कि हम पाकिस्तान, आज तक पाकिस्तानी अवाम को इक़्तिदार नहीं दिया गया, आज तक अवाम की हकमियत को नहीं माना गया, तो मनवाना किसने था? 8 फरवरी 2024 को तुम जो के मुंह वाले लोग हो, वो आकर इक़्तिदार पर बुरा जमान किए हो। आपकी किसी ने मिन्नतें की थी कि आप आके इक़्तिदार लें, जब आपको पता था कि अवाम को इक़्तिदार नहीं मिल रहा, हकमियत लोगों की नहीं है, और लोग असल जो अवाम है वो उनका इक़्तिदार नहीं है बल्कि ये जाली मैंडेट हो। तो उस वक्त कहते ना, आज जब कश्मीर में तुम इलेक्शन आ रहे हो, आज जब कश्मीर के, वो एक अलग बहस है कि हम कश्मीर के इलेक्शन को नहीं मानते, हम उसको मुतनाज़ा कहते हैं, लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं, इंतजामिया तुम्हारी, वहां पर पुलिस तुम्हारी, वहां पर तमाम इदारे तुम्हारे नीचे काम कर रहे हो, और तुम आज खड़े होकर ये शो डाल रहे हो कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ जुल्म हो गया, और ये जो इलेक्शन हुआ है ये धांधली ज़्यादा है। तो भाई इसमें तुम्हारी कॉम्पिटेंसी पे सवाल है ना, कि तुम इतने नाअहल हो कि सारी इंतजामी तुम्हारे नीचे होते हुए भी तुम जो है वो वहां पर ये गिला कर रहे हो कि इलेक्शन, इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तुमसे बेहतर और कॉम्पिटेंट लोग हैं। अगर उस हवाले से देखा जाए कि तुम्हारी हुकूमत होते हुए भी उनने सारे इलेक्शन रिग कर लिए, वहां पर तमाम जो इलेक्शन पोलिंग बूथ थे वहां पर जाकर उन्हें धौंस धांधली से उन्होंने वोट भी डाल लिए, और वो आखिरी रिजल्ट भी लेकर जो है वो आज अवाम को दिखा रहे हैं कि जी हम 20 सीटें हमें मजीद जो ये पुंछ डिवीजन है वहां से सीटें लेकर हम हुकूमत बना लेंगे। तो ऐसे जो नमूने ये आकर हुकूमतों में बैठे हैं। और फिर आकाशा जरा मुझे थोड़ी सी बात करने दीजिएगा, फिर जैसे ही अब जो हमारी रियासत पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि सूबे बनाए जाए, तुम्हें क्या तकलीफ है? ये तुम्हारा का मुल्क है कि तुम सूबे नहीं बनाने देते हो? छोटे डिवीजन बनेंगे तो आकाशा मेरे आपके हमारे बच्चों का मसाइल जो है वो फौरी बुनियादों पर हल होंगे। छोटे यूनिट्स होंगे तो स्कूल बेहतरीन होंगे, छोटे यूनिट्स होंगे तो डिस्पेंसरी बनेगी, हेल्थ होगी, छोटे यूनिट्स होंगे तो आपका जो कमिश्नरी निज़ाम है, जो DCAC है, उसके पास कम लोग होंगे और वो उसके पास ज्यादा अहलियत होगी कि वो निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाएं और आवाम के जो मसाइल है उनको दूर करें। एक बन के बैठा हुआ पंजाब का मालिक, और पिछले 45 सालों से 1985 से ये नवाज शरीफ पंजाब के ऊपर बड़ा जमान है और ये आकर बैठा, और आज पंजाब की हालत देख लें कि सवाए लाहौर के बाद पूरा पंजाब गंदगी में, बेरोजगारी में, कानूनीयत में और जो तलीमी जो मसाइल है पाकिस्तान के अंदर उनमें गिरा बैठा हुआ है। डॉक्टर साहब वो तो क्लेम करते हैं कि पंजाब यूरोप बन चुका है। और पेशावर कंधार बन चुका हुआ है, और आपका पेशावर कंधार बना हुआ है। सर पेशावर कंधार बना, अब इस पे जरा जवाब भी ले लेना। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने पेशावर के ऊपर 1985 के बाद हुकूमतें की, कभी आपने उनको सवाल पूछा कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो बीज बोए थे? भाई तीसरी हुकूमत है आपकी, वहाँ 14 साल हो गए सर। हमारी तीसरी उसका भी हिसाब दे देना थोड़ा सा। हमारी तीसरी हुकूमत में 4200 अरब रुपया इस शहबाज शरीफ साहब ने हमारे देने हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए आपका 50 लाख का जलसा हुआ है पेशावर में उस दिन। सर वो जो 50 लाख, अगर ऐसे हालात में ये हमने प्लेटलेट्स नहीं गिराए, हमारी कमर में दर्द नहीं हुआ, हम यहाँ से आवाम को छोड़ छोड़े, ये मौजूद दूसरी तरफ चल रहा है। आज भी आज वो लोग, सर बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर, इस पर आपका पॉइंट आ चुका है। और यहाँ पे सर जी आकाशा, ये इतने थैंकलेस लोग हैं
जो लोग इनको हुकूमत में लेकर आए, आज पाकिस्तान में उनको हर जगह पर इनकी इनकम्पिटेंसी से, नाअहलियत की वजह से आज आपकी फौज बलूचिस्तान में, आज आपके जो अफवाज के जी बिल्कुल, जो आपको लेकर आया था उसको आपने मीर जाफर, मीर सादक तक के खिताब दिए थे, उसको भी याद करें ना। ये हम आज भी कहते हैं, और इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि फौज भी हमारा, ये मुल्क भी हमारा है, लेकिन ये लोग हैं जो थैंकलेस लोग हैं, जिनको बार बार हुकूमतों में लाया गया, जिनको चलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बार बार करप्शन करके ये साबित किया रियासती इदारों के सामने कि ये करप्ट हैं, ये नायल हैं। मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपने वज़ीर आला पंजाब के अंदर बिठाई हुई हैं, और ये जो नवाज शरीफ साहब ने सारे मामलात अपने हाथों में ले लिए हैं, पिछले 45 साल से लेकर आज तक 50 साल से मामलात तो आपके ही हाथ में थे, तो आज मुल्क कहाँ पे खड़ा है? आज क्यों आप मुल्क में ना रोजगार है, आज क्यों मुल्क में ना तालीम है? अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने इस वज़ीर आज़म से जहाज वापस नहीं लिया कि उड़ता हुआ जहाज हो और अमेरिका से फ्लाई कर रहा हो और कहें जी जहाज उतार दें, हमारा जहाज वापस कर दें, आप नॉर्मल फ्लाइट में जाएं। अब तो वो वाले मामलात नहीं है, अब वो वाले मामलात नहीं है। अली इमरान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन मुझे यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। सो ब्रेक से वापस जिस पर बात करने जा रहे हैं, बहुत ही आज का आम सवाल रहेगा यहाँ पर। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाजरीन, कुछ दिनों से आपके कानों में जो आवाज़ें, मतलब जब भी आप टीवी ऑन करते होंगे तो आपको वो वाली खबर सुनने को मिलती होगी कि हड़ताल का मौसम है, हड़ताल का ऐलान कर दिया फलानी पार्टी ने। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं तारिक सुमैर साहब के पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का आज से गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सर, जब हम देख रहे हैं कि यौमिया बेसिस पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं, रात को सो जाओ तो उसके बाद सुबह उठ के खबर मिलती है भाई इतना ज़्यादा जो पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ा दी गई है या कुछ पैसे जो है वो कम कर दी गई है। सो सर, कुछ हड़तालों की कॉल्स जो है वो दी जा रही हैं। जी बिल्कुल जी, कल जमात इस्लामी ने एहतजाज किया था इस्लामाबाद के अंदर, दीगर शहरों में भी, और अली इमरान साहब, उन्हें बी टीम कहते हैं कि उनका कोई कारकुन पकड़ा नहीं गया। उन्होंने अपना ख़िताब किया, एहतजाज किया, पुलिस से झड़पें भी मामूली नोयत की हुई और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड पे ले आए। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों की जो हड़ताल है उसमें कुछ जायज़ उनकी बात है। वो कह रहे हैं मसलन कराची से अगर वो कोई सामान लेके चलते हैं और 3 दिन का सफ़र करके वो पंजाब के किसी जनूबी पंजाब में पहुँचे या रावलपिंडी इस्लामाबाद में उन्होंने पहुँचना है, वहाँ उन्होंने पेट्रोल डलवाया है और रेट पे, अगली 24 घंटों में मज़ीद महंगा हो गया या सस्ता हो गया, तो उनके किरायों की जो एडजस्टमेंट होती है, वो जो सिस्टम बना हुआ वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस पर वो कह रहे हैं कि इसको वापस ले जाएं 1 हफ़्ते की प्राइस फिक्सिंग के हवाले से। ये उनका मुतालबा है और हुकूमत की कोई उनसे बातचीत भी चल रही है। अगर ये ट्रांसपोर्ट इनकी हड़ताल हो जाती है तो एक बहरान की कैफियत पैदा हो सकती है। जो ऑयल सप्लाई होता है उस हवाले से भी हो सकती है। जो बाकी खाने पीने की अशिया पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती हैं, कराची से आ जाएं, पेशावर से आती हों या दीगर सब्ज़ मंडियों में जो माल आता है, उसका बहरान पैदा हो सकता है। तो इस हवाले से बातचीत हो रही है और देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ये जो पेट्रोल का रात को ख़बर आती है 2 रुपये कम हो गया, रात को आई, अगले दिन आती है 3 रुपये बढ़ गया, तो ये पता नहीं कब तक खेल इस अंदाज में जारी रहेगा। असल जो मामला था वो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, उन्होंने जो कुछ हड़ताल की धमकी दी और उन्हें 15 दिन का वक्त दिया था वजारत पेट्रोलियम ने और वज़ीर पेट्रोलियम ने ऐलान किया था। उसके बाद से वो खामोश हैं क्योंकि उन्होंने अपना वो डीलर मार्जिनस है उसमें इजाफा करवाना है और शायद वो हो रहा है, तो इसलिए उन्हें भी आवाम की कोई परवाह नहीं। हुकूमत तो हुकूमत है। तो ये सारे जो हैं आवाम, इसमें सियासी पार्टियों का किरदार आता है। तो सियासी पार्टियों ने उस अंदाज में बाहर निकल के या एक कैंपेन नहीं लॉन्च की कि जी पेट्रोल की कीमतों के हवाले से एक तवाज़न रखे। इंटरनेशनली जो सूरत हाल आपको पता ही है कि वो जब तक दोबारा मुस्तकिल अमन नहीं आता
स्टेबिलिटी कीमतों के हवाले से मुस्तकिल नहीं आ रही, उस वजह से भी सूरत हाल डिस्टर्ब होती है। तो देखते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये हड़ताल होती है या ये आगे डेट एक्सटेंड हो जाती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। मलिक नजीब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है इसकी भी बातें, दूसरी तरफ जमात इस्लामी जो है वो भी सड़कों पर धरने दे रही है, लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि जितने मर्जी धरने हो जाए, जितने मर्जी एहतजाज की बात हो जाए, अवाम जो है वो महंगाई, बिजली के बिलों, टैक्सों के बोझ तले पिसते ही जा रहे हैं। सो ऐसे में जो ये मौशी हालात हैं और बढ़ता हुआ जो अवामी एहतजाज है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर अवाम जो है, जैसे अब अशिया खुरनोश की कीमतें कर लें, डेली बेसिस पे जो कीमतें पेट्रोल की या डीजल की बढ़ती हैं, सो इससे जब महंगाई एकदम से बढ़ जाती है, वो भी तक दोबारा स्टेबल नहीं हो सकी चीज़ें। हमें तो उसी तरीके से हर चीज़ खरीदनी पड़ी है, जो कल का रेट होगा या आज का रेट होगा, पुरानी चीज़ों पे हम नहीं गए। आकाशा, देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रद्द-बदल से ही मुल्की मईशत पर जो असरात हैं वो मरतब होते हैं। अब आप जिस तरह तारिक स्मार साहब ने बात की है कि एक गाड़ी फॉर एग्जांपल आप ले लें सखर से चलती है, वो रावलपिंडी तक पहुंचती है, तो रावलपिंडी तक आते आते उसका रेट चेंज हो चुका हुआ है पेट्रोल का या डीज़ल का। तो अब उसने वापसी के लिए एक दफ़ा फिर डीज़ल या पेट्रोल डलवाना है, उसका रेट कुछ और होगा। तो क्योंकि जिस टाइम गाड़ी सखर से निकलती है तो उसने रावलपिंडी जो क्लाइंट है उसका, जहाँ पर उसने अपना माल पहुँचाना है, उसके साथ एक कीमत तय की हुई होती है कि हम आपको इतनी कीमत में यहाँ पर आपको पहुँच देंगे। तो अब वहाँ पर जिस टाइम माल पहुँचता है तो पेट्रोल की कीमत या डीज़ल की कीमत मुख्तलिफ हो चुकी हुई होती है, तो उसमें उनको ट्रांसपोर्टर्स को लॉस हो रहा है। तो एक तो मुतालबा उनका ये बिल्कुल मैं समझता हूँ जायज़ है कि आप इसको रोज़ाना की बुनियाद की बजाय एक हफ़्ते की मुकर्ररा उस कीमत पर ले जाएंगे, एक हफ़्ते के लिए आप कीमत मुकर्रर करें ताकि पाकिस्तान में जो पेट्रोल या डीजल है वो डेली बेसिस पे नहीं आ रहे हैं, ये भी तो मद्देनजर रखना पड़ेगा ना। कहाँ तक लूटेंगे आवाम को? पैसा तो डेली बेसिस पर चाहिए ना। पैसा तो लाजमी बात है, ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह ही आपने जो पॉइंट उठाया वो भी ठीक है कि पेट्रोल या डीजल जो है वो डेली बेसिस पर तो नहीं आ रहे हैं। आपने एक दफ़ा एक कीमत पर डीजल या पेट्रोल ख़रीदा है, आप उसको एक हफ़्ते के लिए वहाँ पर मुकर्रर रखें, उसके बाद आप हफ्ते बाद कीमतों का तयन करें, उसका जायज़ा लें और उसके बाद कीमतें चेंज कर दें। तो दूसरी आपने बात की एहतजाज की, जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किए, आम लोग भी एहतजाज कर रहे हैं, अभी ये ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज आ रहा है, लेकिन क्या इस एहतजाज से हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत को या हुक्मरानों को इससे कोई फ़र्क पड़ता है। उनके घरों में दाल आटा चीनी के भाव क्या है वो उनको तो इल्म ही नहीं है, वो उनको मिल जाते हैं क्योंकि आवाम की जेब उन्होंने पैसे निकालने होते हैं। तो जो पिस्ता हमेशा आम आदमी ही है। उसमें आप ये देखें कि दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है, आम जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश हैं जिसमें सब्ज़ी है, फल है, उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है क्योंकि आपके तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका दारोमदार पेट्रोलियम पर है। तो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ही माल आप तक पहुंचता है, चाहे वो सब्ज़ी है, फ्रूट है, दाल चावल, रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश हैं या अशिया ज़रूरियाँ हैं, वो तमाम तर उनका दारोमदार जो है वो पेट्रोल पर है। तो जब तक आप इनकी कीमतों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपकी मुल्की मईशत भी बेहतर नहीं हो सकती है। अब मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए आपके लिए इन्वेस्टमेंट का होना ज़रूरी है, सरमायाकारी का होना ज़रूरी है। सरमायाकार आपके पास आने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि आपका टैक्स का निज़ाम, मैं मुतअद्दिद मरतबा आकाशा आपके प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि जब तक आपके मुल्क में टैक्स और इंसाफ का निज़ाम मजबूत नहीं होगा, मुस्तहकम नहीं होगा, तब तक आपके मुल्क के हालात नहीं बदलने हैं। तो सबसे पहले आपको इन दो चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है और इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है और टैक्स के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जिस टाइम इन्वेस्टर को, सरमायाकार को इस बात की यकीन दहानी होगी कि मेरा पैसा यहाँ पर महफूज है, मैं टैक्स दूंगा तो उस टैक्स का जो फ़ायदा है वो मुझ तक भी पहुँचेगा और जो मेरे मुलाजमीन है जो मेरी फैक्ट्री में या मेरे इदारे में काम करेंगे उन तक भी पहुँचेगा। और दूसरा कि मेरे पैसे का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह है कि अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड होता है तो मुझे अदालतों से इंसाफ मिलेगा। तो जब तक ये दो चीज़ें आपके मुल्क की ठीक नहीं होंगी तब तक आपके मुल्क की तरक्की का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता। सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। असगर चौधरी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, मक्का जो मुश्तरका दिफाई माहिदा है, ये समझा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक अहम माहिदा जो है वो इन तीन ममालिक के दरमियान, इस्लामी ममालिक के दरमियान हो चुका है। इसराइल और ईरान समेत खित्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा इसको आम करार दिया जा रहा है और इसका कोई मानी जो है उस हवाले से भी कुछ बातें जो हैं वो ज़ेरे गर्दिश है, क्या कहेंगे इस पर?
बहुत शुक्रिया आकाशा, ये बहुत खुशी की खबर है। तो अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट इजाज़त दे दे तो मैं दर्द अगर कुछ ट्रांसपोर्टर का बता सकूं, फिर इस खबर के ऊपर अगर बात जी। करें, ये सबसे बड़ी खबर है हमारे लिए। वेरी क्विकली मैं बताऊंगा आकाशा, देखें हुकूमत की जानब से एक न्यू नॉर्मल सेट हो चुका है कि पहले इन्होंने 250 रुपये कीमत रखी थी, अब वो इन्होंने रखना है 350-300 के दरमियान इन्होंने कीमतें बरकरार रखनी। कुछ ट्रांसपोर्टर से, मेरी जो गुड्स ट्रांसपोर्टर से, उनसे मेरी बात हुई है आकाशा, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक चालान, उसके बाद टोल टैक्स, उसके बाद आ गया पेट्रोल डीजल का मामला। पहले इस मुल्क में होता था आकाशा, माहाना बुनियादों पर तब्दीली आती थी, फिर 15 रोज़ा, उसके बाद हफ्तावार आ गई, फिर अब योमिया आ गई है। अब हम मुंतज़र है कि घंटों के बाद, हर घंटे के बाद नई कीमत क्या होगी। ये मेरे ख्याल में हुकूमत को ज़रा सोचना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह आकाशा, इतनी बड़ी खबर हमारे पर लिए, और हमें तो ये भी एजाज़ है कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे कुलीग हैं तारक सुमैर साहब, उन्होंने मायदे से कबल ही ये खबर ब्रेक कर दी थी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। आकाशा, ये इसलिए भी ज़रूरी है, देखें सऊदी अरब के जो मकामात मुक़द्दसा हैं ना, उनके लिए हर मुसलमान अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान को ये एहसास हासिल है कि तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के पास है। अच्छा, तुर्किया भी एक बड़ी क़ुव्वत है, और तुर्किया और पाकिस्तान का जो आपस के तल्लुकात हैं, बिलखसूस जो मौजूदा वहाँ के हैं तैयब अर्दोगान और शहबाज शरीफ साहब, इनके दरमियान तकरीबन दोस्ती है। और फिर छोटे बड़े भाइयों वाला तल्लुक। जी बिल्कुल, और साथ MBS के साथ जो पाकिस्तान के और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के तल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। ये जो इत्तेहाद हुआ है, अब क्या कल से सफ़े मातम बिछा हुआ है मेरे पड़ोस में, एक पड़ोस में तो खुल के बिछा हुआ है ना, तो दूसरे में भी यकीनन पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़े उठ रही हैं। मैं अपने मगरबी बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, किसी और जानब को नया ले जाए, अफ़गानिस्तान की भी मैं साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन जो असल सफ़े मातम बिछा हुआ है, वो बिछा हुआ है इंडिया के अंदर। अब उस मायदे के अंदर क्या है आकाशा, कि एक पे हमला, सब पे हमला, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ जो पाकिस्तान को, ये 25 जो हमारे दोस्त हैं, अगर वो मोदी हमारे ऊपर मेहरबानी ना करते, वो ये बेवकूफ़ी ना करते, तो दुनिया में आज जो हमारा मुकाम बना है, हमारा मेज बना है ना, शायद उसे बनते अभी बहुत सा वक्त बहुत अरसा लग जाता। बिल्कुल। क्योंकि कहा जाता था क्या, हमेशा एक प्रोपेगेंडा होता था, दहशत गर्दों की जन्नत पाकिस्तान, यही नारा लगता था। ग्रे लिस्ट तक हमें ले जाने की बातें की जाती थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी थी वो भी यही बातें करती थी। लेकिन आप ये देखें कि 2025 ने पाकिस्तान को कहाँ पर ला खड़ा कर दिया। अब कुछ ख़तरात हैं हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब को, बिल्कुल हमें नज़र आ रही हैं, सामने नज़र आ रही हैं। लेकिन पाकिस्तान एक चट्टान की तरह, एक भाई की तरह सऊदी अरब के साथ खड़ा था, खड़ा है। और कल जो मायदा हुआ है उसके अंदर जब शामिल हुआ है तुर्किया भी, तो आप ये समझ लें कि एक पाकिस्तान नहीं है बल्कि 3 पाकिस्तान है। एक सऊदी अरब नहीं है, वो 3 सऊदी अरब है। एक तुर्किया नहीं है, 3 तुर्किया हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर अब प्रॉब्लम आ रही है ना सामने, वो आ रही है इसराइल को। चूँकि इसराइल जिस तरह के अज़ाइम रखता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सऊदी अरब के ख़िलाफ़, तुर्किया के ख़िलाफ़, तो अब जो ये क़ुव्वत बनी है, ये इस पूरे रीजन की सबसे बड़ी क़ुव्वत बन चुकी है। और हमारे लिए बड़ा बायस फ़ख्र है, हम तो इसे अपने लिए सादत समझते हैं बतौर मुस्लिम, बतौर पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया सर, आपका भी पॉइंट आ चुका है। अली इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, आपने देखा कल जिस तरीके से पिछले 1 साल से पूरी दुनिया जो पाकिस्तान पर फ़ख्र कर रही है, सो ऐसे में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर कल दस्तखत किए हैं। हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब भी सर वहाँ पर मौजूद थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आकाशा, अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान की दफाई हवाले से। और इसी पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल वहाँ पर मौजूद थे, और शहबाज शरीफ साहब भी, और फिर जिस तरह तुर्की के सदर अर्दोगान, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक बड़ा अच्छा मैसेज किया। और ख़ास तौर पर आपके जो नेबर हैं इंडिया, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मैसेज ये चला गया कि अब आपने पाकिस्तान के साथ जो है ना वो इस तरह के एडवेंचर करने की कोशिश नहीं करनी है। करेंगे तो
टर्की और सऊदी अरब भी जो है वो आपके। लेकिन एक और बात आकाशा याद रखिएगा, ये चीजें आपको प्रिवेंट जरूर कर सकती हैं आने वाले दिनों में। शायद इंडिया की पाकिस्तान के अंदर, जैसे अफवाज पाकिस्तान ये बार बार कहती है, इंटेलिजेंस एजेंसियां कहती हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करता है, दहशतगर्दी करता है, और बल्कि गार्डियन के अंदर एक पूरा एडिटोरियल भी छपा था कि किस तरह इंडिया ने ये तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं। और इस ज़िमन में कुछ चीज़ें ऐसी थी, एक आपको याद होगा कि एक हमारे अफवाज पाकिस्तान के ब्रिगेडियर पे उनका मर्डर हुआ लिल्ला के करीब, तो उसमें भी वो सारी चीज़ें भी साबित हुई कि ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है। अब होगा ये कि अब कम से कम इंडिया ऐसी पोजीशन पे आ गया है कि वो पाकिस्तान में ना तो दहशतगर्दी क्या ज़्यादा सोचेगा और ख़ुद को थोड़ा सा इन चीज़ों से वो पीछे करेगा। उसकी बड़ी वजूहत ये है कि सऊदी अरब एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और आप ये भी देखें कि सऊदी अरब के ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि इंडिया के साथ भी बहुत बड़े टाइज हैं। सऊदी अरब की इंडिया के अंदर $100 बिलियन की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है जो कुछ सालों पहले की गई। और एक और बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि सऊदी अरब का दूसरा जो तजारती पार्टनर है वो इंडिया है। इंडिया हर साल जो $53 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरब के अंदर, यानी सऊदी अरब का दूसरा बड़ा जो है तजारती पार्टनर इंडिया है, इंडिया का 5वां बड़ा जो है वो बिजनेस पार्टनर जो है वो सऊदी अरब है। तो लिहाजा इन चीजों से पाकिस्तान और जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं उनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक भी होंगे। और मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा ईरान का भी आपका थोड़ा इशू रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इन सारी चीजों के बाद ईरान को भी थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अगर जो हौसी बैक्ड बाई ईरान है जो यमन में बैठे हैं और जो बार बार सऊदी अरब के अंदर जो है वो पेनिट्रेशन कर रहे हैं और वहां पर मिसाइल दाग रहे हैं, अब शायद वो भी चीजें कंट्रोल्ड होंगी। वरना पाकिस्तान की जो अफवाज हैं और टर्किया टेक्नोलॉजी और सऊदी अरब जो है वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, तो ये चीजें सऊदी अरब के लिए जो थ्रेट था वो भी खत्म होगा। और एक और चीज याद रखिएगा कि ये मुआहदात रियाज के अंदर भी हो सकते थे, लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने मक्का मुकरमा के अंदर इस चीज को एग्जीक्यूट, इस जो एग्रीमेंट था करने का मकसद ये था कि पूरी इस्लामी दुनिया को ये एक मैसेज दिया जाए कि ये मकामात मुकद्दसा जो है यहाँ पर जो चीज खड़ी होकर की जा रही है इसमें पूरी उम्मत की जो है ना वो बेहतरी है। और फिर अफवाज पाकिस्तान और इस तरह टर्किया और फिर सऊदी अरब, तो मेरे ख्याल से ये इताद आगे बढ़ा भी होगा। लेकिन एक और यहाँ बात पे मैं करना चलूँ आकाशा के 2019 के अंदर दिसंबर में जब इमरान खान मलेशिया जा तैयब अर्दोगान उसमें जो आपका कतर है वो इसी तरह का एक मुआहदा करने जा रहे थे, लेकिन उस वक्त सऊदी अरब क्योंकि कतर से नाराज था तो अगर वो हो जाता तो शायद आज एक तैयार होती जिसमें सऊदी अरब उसका सरबराही कर सकता था। बहुत शुक्रिया। लेकिन जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका इस पर पॉइंट आ चुका है। जी तारिक सुबैर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ज़रा दो चीज़ें ज़रा ऐड करना चाहता हूँ इस सारे मामले में। एक तो ये जो मायदा हुआ है इसकी तारीख़ी हैसियत है, बड़ी अहमियत है इस्लामी दुनिया के लिए। ईरान के अंदर से थोड़ा मिक्स सिग्नल आए हैं। जो ईरान के एक रुकन पार्लियामेंट हैं इब्राहिम रज़ाई, उन्होंने इसको तनकीद का निशाना बनाया और वैसे कागजी मायदा करार दिया, नामनासिब बात की उन्होंने। ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने दिया है कि जी इस्लामी इत्तेहाद होना चाहिए और इस्लामी क़ुव्वत होनी चाहिए, ये बात है। ओवरऑल पूरी दुनिया से इसको वेलकम किया गया है और हमें ईरानी क़यादत को चाहिए कि वो इस बात का एहसास करें कि पाकिस्तान ने कितना उनका साथ दिया। आखिरी एक बात करता चलूँ, ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं इन्होंने 3 अहम मायदों पे दस्तखत करके एक हैट्रिक मुकम्मल किया है। और अभी अमेरिका से कुछ सरमायाकार आए हुए थे बड़ी तादाद में 32 रुकनी, तो उन्हीं दिनों जब वो वापस जा रहे थे तो मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट आया। तो कल मुझे रात को वहाँ से जो फीडबैक आया है वो कहते हैं कि पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि सरमायाकार जो हैं वो अदम इस्तेकाम की जब कोई बात अपोजिशन करे तो और बात है, मीडिया करे तो डिफरेंट है, एक वज़ीर दाखिला और अहम वज़ीर करे तो फिर वो सरमायाकार कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा वज़रा को इस तरह के मामलात पर बात करते हुए एहतियात का दामन बरकरार रखना चाहिए, ताकि सरमायाकारी अगर की गुफ्तगू होती है उसको मैच्योरिटी की तरफ आगे जाना होता है तो ज़रा गैर ज़िम्मेदाराना बात और इस अंदाज में करना कि निज़ाम नाकाम हो गया। तो जब निज़ाम नाकामी की आप टोटल बात करेंगे तो सरमायाकार जो हैं उनके अंदर ये बात बैठती है कि यहाँ पर हम पाकिस्तान के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी हमारे साथ मौजूद थे, तारिक सुमैर साहब, अस्कर चौधरी, नजीब और डॉक्टर अली इमरान। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।